हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको पेपर, एग्जाम पेपर, इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ओपन स्कूल के पेपर के सारे सॉल्यूशंस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सारे विषयों की पीडीएफ के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ के आंसर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश का सॉल्यूशंस भी अपलोड हो चुका है, आपको फटाफट से देखना है और अपनी आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में सारे विषयों के आंसर आपको लिख लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम जो देखने वाले ये है केमिस्ट्री का हमारा सॉल्यूशन यानी रसायन शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में लिख सके। शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर सबसे पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मीटर इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपका पहले का नंबर का आंसर क्या होगा? मीटर। चलिए दूसरे नंबर का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर NH3 होगा इसका आंसर। सही आंसर क्या है? NH3 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रेट से मिलकर यहाँ पर बनता है। तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। से मिलकर यहाँ पर बनता है तो ये अमोनिया NH3 हो जाएगा। चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर जो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है एथेनॉल यानी C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, तो एथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एथेनॉल लिखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोपिन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 5वें का है। तो ये नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो इस प्रकार से ये सारे आंसर्स है, अपने नोट कर लीजिए उत्तर पुस्तिका में अच्छे सुंदर अक्षरों में सारे के सारे आंसर्स। चलिए ब नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब नंबर का पहले का आंसर क्या होगा? 10⁻⁻⁹ मीटर यानी कि 10⁻³ मीटर इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है एंटीपायरेटिक। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? एंटीपायरेटिक। चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है ओजोन गैस रसायन। आपको क्या लिखना है? ओजोन गैस रसायन इसका सही उत्तर है। चलिए चौथा प्रश्न है, इसमें कौन सा संकरित कार्बन परमाणु है? तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु इसका सही उत्तर है। sp3 यहाँ पर संकरण जो होता है ये इसका सही आंसर है। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न है, तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर इसको सही उत्तर से आपको लिख लेना है। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अ और ब के आपको पूरे उत्तर इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पर स है। स नंबर में आपको सत्य और असत्य पूछे गए। तो यहाँ पर सत्य सत्य को देख लेते हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी, इंग्लिश और साथ ही केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशन बहुत जल्द अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे सारे विषयों के वीडियो के सॉल्यूशन आपको सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स नंबर का देख लेते हैं। तो सबसे पहले का उत्तर क्या होगा? असत्य हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से दूसरे का भी उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। और यहाँ पर तीसरा जो है वो भी क्या है? असत्य। तो ये तीनों यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4th नंबर का। ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए सारे यहाँ पर इसके आंसर्स क्या होंगे? असत्य। चलिए पांचवा जो है उसके भी आंसर्स असत्य है। तो जो पूरे क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें से एक भी ट्रू नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर क्या है? असत्य। तो ये आपके आंसर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रसायन शास्त्र का देखा। इसके आगे का सॉल्यूशंस भी बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होने वाला है। तब तक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जिससे सारे विषयों के PDF आपको मिल सके। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए इसके आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रसायन शास्त्र का पूरे एक से लेकर पूरे आखिरी क्वेश्चन तक के क्वेश्चन नंबर 19 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविमीय आंतरिक संरचना को बिंदुओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं तथा इस अवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
केपी को दाब साम्य स्थिरांक कहते हैं, यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है। यह गैसों के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, जबकि केसी को सांद्रण साम्य स्थिरांक कहते हैं। यह पदार्थों के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। तो केपी बराबर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। तो केपी बराबर से केसी आर टी और यहाँ पर डेल एन जी। यहाँ पर जो डेल एन जी है ये अभिकारक और उत्पाद के मोलों में क्या है, परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ओजोन जब मरकरी से अभिक्रिया करता है तो मर्क्यूरस ऑक्साइड के अणु बनने के कारण मरकरी यहाँ पर बन जाती है, मरकरी पुंज बनती है। ये अणु केवल क्या करते हैं, सतह से प्रभावित करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका डी उपकोष या तो परमाणु अवस्था में या आयनिक अवस्था में आंशिक रूप से कैसा होता है, भरा हुआ होता है। मतलब पूर्ण रूप से भरा नहीं, आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर क्रोमियम यानी Cr, यहाँ पर है Cr आयन यानी Cr प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1 होता है। जिनके डी कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण यह आयन कैसा होता है, रंगीन होता है। और यहाँ पर कॉपर आयन का देख लेते हैं, यानी Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होता है, जिसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कैसा रहता है, भरा रहता है या भरा होता है। अतः डी संक्रमक नहीं होने से आयन कैसे होते हैं, रंगीन होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्लोरोफार्मा। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमेथेन यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, और एसीटोन यानी प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस प्रकार से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, सातवें का। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का नीला रंग उड़ जाता है, तब उसमें लोहे की छड़ को डुबाया जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातु है। वह कॉपर सल्फेट के विलयन को आयरन सल्फेट में बदल देता है। यही कारण होता है कि कॉपर है वो आयरन में FeSO4 यानी उसमें बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु के एक मोल में 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। अतः 8.46 गुणित 10 की घात 24 परमाणु में आवश्यक मोलों की संख्या। चलिए आवश्यक मोलों की संख्या इतनी हो जाएगी, यहाँ पर 8.46 10 की घात 24 परमाणु बटा 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु मोल इनवर्स। यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगा 10 की घात 23 और 24 में। तो ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14.05 मोल आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख लेते हैं। BF3 ध्रुवीय अणु है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाता है, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित होते हैं, जबकि बोरान परमाणु उसके केंद्र में स्थित होते हैं। फलस्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण नहीं दर्शाता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है। यहाँ पर BF3 द्विगुण आघूर्ण नहीं दर्शाता है, आपको बताना था। इसका चित्र यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आपको दिया गया इस प्रकार से, तो चित्र जो है उसको नोट कर लेना। यहाँ पर F जो तीनों प्रकार के BF3, तो यहाँ पर बोरान, एक बोरान कार्बन परमाणु से 3 जो है आयरन यानी F परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए। तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए। तो ये चित्र आपको बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10, कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर। तो ये गुण के आधार पे है। सबसे पहले इनकी प्रकृति यानी नेचर। तो वास्तविक विलयन में समांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र, कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो एक nm से छोटा यानी कि एक जो है नैनोमीटर उससे छोटा होता है, 10 की घात 7 सेंटीमीटर से कम। इसी प्रकार से 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। चौथा अंतर हो जाएगा, तीसरा अंतर छनन क्षमता यानी फिल्टर एबिलिटी। वास्तविक विलयन साधारण फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली में से पार निकलते हैं, जबकि ये जो है जंतु झिल्ली में से पार नहीं निकल सकते। अब गुरुत्व जो बल का प्रभाव है, इसमें क्या होता है, ये वास्तविक विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। इसमें कोलाइडी कण में नीचे, इसमें भी क्या बढ़ते हैं, नहीं बैठते हैं। साथ में यहाँ पर हो जाएगा विसरण यानी डिफ्यूजन, तेजी से विसरण होगा इसमें, धीमी गति से। दृश्यता यानी विजिबिलिटी, तो ये आँखियाँ जो बहुत सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इनको बहुत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। पारदर्शकता यानी ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शक होते हैं, ये पारभासी यानी अर्धपारदर्शक।
इसी प्रकार से स्कंदन यानी कोगुलेशन है, तो विद्युत अपघट्य पर ये अवक्षेपित हो जाते हैं मिलाने पर, जबकि इनका स्कंदन हो जाता है। तो ये मुख्य अंतर हो गए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। तो जिन पदार्थों के कणों के आकार के परिमाप का विस्तार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, वो नैनो पदार्थ कहलाते हैं। ये धातुएं सिरेमिक्स यानी जो बहुलक पदार्थ हो सकती है। इनके उपयोग यहाँ पर है, तो कुछ उपयोग भी देख लेते हैं। तो पहला है औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। कुछ प्रकार के ग्लासों को सुंदर बनाने में रूबी लाल रंग उसमें उपस्थित जो स्पर्म है इसमें नैनो के कारण होता है। तो जो स्वर्ण जैसा उसके कारण होता है, उपस्थित स्वर्ण के नैनो के कारण होता है, इस प्रकार होता है। तो तीसरा हो जाएगा पुराने सिरोमिक्स उद्योग की वस्तुओं पर सजावटी चमक लाने में, ये भी आपका हो जाएगा उपयोग। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो डेल एस एफ वी यहाँ पर आपको लिखना है डेल एस एफ वी एस जीरो, इस प्रकार से हो जाएगा। तो डेल आर एफ वी एस अपॉन टी हो जाएगा, इसका मान रखना है 40.8 गुणित 10 की घात ऋण 3 और बटे 373। तो इसका आंसर आ जाएगा 109 जूल मोल इनवर्स, यानी जे और मोल इनवर्स हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न में वात्या भट्टिका नामन की चित्र बनाइए बोला गया। तो वात्या भट्टी के लिए सबसे पहले यहाँ से व्यर्थ गैस निकलने के लिए और ये चार्ज के लिए आपको चित्र बनाना है। अग्निसह ईटे का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अग्निसह ईटे हो जाएगा। और भर्जित अयस्क और जो कोक और सिलिका है, ये आपको पूरी पार्ट में भरी हुई है। और जो पानी का जैकेट है वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर। और गर्म वायु जो है वो आ रही है, और यहाँ पर से जो धातु मल के निकलने के लिए जगह है वो आपको पार्ट में दिख रही है, और मैट यहाँ पर है। तो ये वात्या भट्टिका नामन की चित्र आपको केवल बनाने बोला गया है। तो ये वात्या भट्टिका आप यहाँ से अच्छे से आसानी से इस प्रकार से चित्र बना लेंगे, तो ये पूरा चित्र वात्या भट्टिका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वात्या भट्टिका चित्र ये बना लेना है। तो ये कंप्लीट चित्र हो जाएगा वात्या भट्टिका। अगला प्रश्न है कक्षक किसे कहते हैं, और साथ ही एस और पी कक्षक की आकृति केवल आकृति बनाने के लिए कहा गया। तो कक्षक क्या होते हैं, इनको ऑर्बिटल इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर कोश त्रिविमीय क्षेत्र को कक्षक कहा जाता है। ये नाभिक के जो चारों ओर होता है इनको क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहा जाता है इनको। तो ये त्रिविमीय होते हैं, इसमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, कक्षक कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे कि जो घूर्णन करता है इलेक्ट्रॉन, यदि बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जो घूर्णन करता है वहीं पर वो कक्षक में करता है। अब ऐसा ऑर्बिटल की आपको आकृति बनाने के लिए कहा गया, तो ऐसा ऑर्बिटल की आकृति इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर जो नाभिक है इसके आसपास यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन की कक्षक की गति दिख रही है डॉट डॉट में, नोडल तल है, और यहाँ पर नाभिक है, और जो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल इस प्रकार से दिए गए। तो ये एस ऑर्बिटल की आकृति हो जाएंगी। अगली पी ऑर्बिटल की आकृति। तो पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल आकार की होती है। तो यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड का आपको दिख रहा है। तो ये आपको आकृति जो है इस प्रकार से बना लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो आकृति है डंबल आकार की बन जाएगी। तो ये सारी आकृति कैसी है, डंबल आकार की है। तो इस प्रकार की आकृति आपको बना लेना है। चलिए अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 14 के ही और एक बी नंबर का प्रश्न है, पाउली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन सिद्धांत क्या है वो भी बताना है। तो पहले एस और पी कक्षक किसे कहते हैं वो क्वेश्चन है दूसरा, और यहाँ पर दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम। तो सन 1925 में पाउली ने एक्स किरणों स्पेक्ट्रम द्वारा ये प्रकाशीय स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर एक नया नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यानी कि जो चौथी क्वांटम संख्या है वो जरूर भिन्न होगी। यानी तो हीलियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या में से 2 से 3 के मान समान है, किंतु चौथी चक्रण क्वांटम संख्या का मान कैसा समान न होकर असमान होता है। ये हो जाएगा इसके। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम यहाँ पर इस सिद्धांत आपको इतना लिख देना है। इसका चाहे तो आप उपयोग भी लिख सकते हैं पॉइंट में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपको जो संकुल दिए गए हैं उनके क्या करना है, यहाँ पर नामकरण इस प्रकार से करना है संकुलों के। तो ये जो दिए गए इस प्रकार से हो जाएगा 20 एथिलीन डाइएमीन प्लेटिन सेकंड आयन, ये हो जाएगा। और अगला इसी प्रकार से है निकिल का यहाँ पर दिया है, तो टेट्रा क्लोरो निकिलेट सेकंड आयन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं। और इसी प्रकार से हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड आयन हो जाएगा। और यहाँ पर जो अगला चौथा है ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आयनों पे ध्यान देना है, तो ये पूरा नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला आपको दिया गया है समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण और विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये क्या होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि जब अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो उससे क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए इसके 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं। तो 2KClO5 का यहाँ पर O3 2KClO3 यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा
आपको लिख लेना है। तो यहाँ MnO2 की उपस्थिति में तो यहाँ पर क्या बनता है, KCl बनता है, 2KCl प्लस 3O2 यहाँ पर बन रहा है, तो ये आपको लिख देना है। और इसी प्रकार से C12H22O11 यहाँ पर दिया गया है, इसमें H2O के साथ में इसकी क्रिया कराई जा रही है, तो C6H12O6 बनता है यहाँ पर इस प्रकार से। तो इनमें से जो आधा परमाणु है वो इसी प्रकार से, मतलब 2 बार C6H12O6 यहाँ पर बन जाते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पर SO2 का भी लिख सकते हैं, तो 2SO2 प्लस O2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में 2SO3 ये बना लेते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण देख लेते हैं। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्था इनकी भिन्न भिन्न हो तो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 लेंगे तो 2SO3 बनेंगे, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति V2O5 की होंगी। और इसी प्रकार से N2 और 3H2 अमोनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, तो 2NH3 बन जाएगा। और चाहे तो आप SO2 और O2 के साथ में 2SO3, बट यहाँ पर PT की उपस्थिति में आपको ले लेना है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्रेरण के आपको अभिलक्षण या गुण इसको कहा जाता है, तो वो भी लिखने के लिए कहा गया है। तो उत्प्रेरक अपरिवर्तनशील होता है, उत्प्रेरक अल्प मात्रा ली जाती है, इसकी क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता है, उत्प्रेरक क्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उत्प्रेरक कैसा होता है, विशिष्ट, यानी कि इसकी कोई भी उत्प्रेरित कर सकता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो CH3 है बॉन्ड में इसको बनाना है, तो C इसके जो कार्बन के चारों परमाणु जो इसकी संयोजकता है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इससे CH3 NH2 CH3 और CH3 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरे में भी आपको जोड़ देना है। यहाँ पर भी जो है 4 कार्बन परमाणु है और इनकी संयोजकता कंप्लीट करनी है। तो जो कार्बन परमाणु यहाँ पर 3 और 1 मिलाकर 4, यहाँ पर 2 हो गए, और ये दोनों आसपास के, तो इस प्रकार से 4 संयोजकता सबकी कंप्लीट हो जाती है। और इसी का यहाँ पर आपको जो दिया गया है, इसमें भी 3 जो अभिक्रिया है, C3CH2 NH2 NaNO2 HCl की उपस्थिति में C2H5OH बना लेते हैं, यानी कि एथेनॉल बना लेते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो NH2 इससे कनेक्टेड है, तो ये इस प्रकार से समीकरण बन जाते हैं। तो ये भी समीकरण, ब्रोमीन का हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर जो होता है प्रोड्यूस होता है, तो ये समीकरण आपको बना लेना है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देख लेते हैं। तो 18 का अथवा वाला है, तो इसका उत्तर होगा लुकास परीक्षण में अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक यानी ZnCl2 और सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया की जाती है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान आसानी से की जा सकती है। तो प्राथमिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया मिश्रण धुंधला नहीं होता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल के साथ क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया में धुंधलापन होता है। तो 5 क्षण में, और तृतीयक अल्कोहल में एकदम साफ दिखाई देता है, ये आपको लिखना है। इसका दूसरा पॉइंट होगा आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म मेथेन का उपयोगी ट्राईहेलो उत्पन्न में एक विशेष गंध वाला हल्के पीले रंग का ठोस होता है। इसका अणुसूत्र जो होता है वो CH3 होता है, तथा यह एथेनॉल या एसीटोन से बनाया जाता है। इसका प्रयोग CH3 बॉन्ड सी के समूह भी बना सकते हैं। इसका जो पहचान है वो निम्नलिखित यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, जैसे CH3 CH2OH, इसमें आयोडोफॉर्म बनाएंगे तो NaOH के साथ में मिलकर ये बना लेंगे आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस CH3 और COONA, इस प्रकार से बना लेंगे। आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि एमिनो के परीक्षण के लिए यह प्रयोग किया जाता है, इसे कार्बिलेमिन परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में एमीन और क्लोरोफार्म के मिश्रण को अल्कोहली NaOH के साथ गर्म किया जाता है, जिससे दुर्गंध वाला जो आइसोसाइनाइड है प्राप्त होता है, जो एमीन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चलिए यहाँ पर समीकरण बना लेंगे आप इस प्रकार से, C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, इक्वेशन बनेगी C2H5NC प्लस 3NaCl। तो यहाँ पर जो साइनाइड बन रहा है वो इसी प्रकार से बन रहा है, आइसोसाइनाइड इसको कहेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होगा, ब्यूनास एक संश्लेषित प्रबल है, जिसमें ब्यूना ब्यूटाइन को, ना सोडियम को और स्टायरन को निरूपित करता है। यह जो सोडियम धातु की उपस्थिति में ब्यूटाइन और स्टायरन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो ये समीकरण आप इस प्रकार से बना सकते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH सिंगल बॉन्ड C6H5 CH2 Na ऊष्मा के कारण ये जो है समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये समीकरण आपको बना लेना है, यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी। तीसरा पॉइंट इसी प्रकार से हो जाएगा, PHBB हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक अम्ल समबहुलक है, जिसमें एकक स्टर बंधों से जुड़े होते हैं। इसका पूरा नाम पॉलीड्रॉक्सी ब्यूटेराइट को हाइड्रोक्सी वेलरेट है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है CG बोर्ड ओपन स्कूल का। और ऐसे वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के कंप्लीट फुल सॉल्यूशन मिलने वाले, सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।